हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है यूनि स्टडी चैनल में। आज हम लोग मॉडल सेट 2 करेंगे, सब्जेक्टिव क्लास 12। पिछले क्लास में मैंने मॉडल सेट 1 कराया था और ये सेट प्रोजेक्ट रेल 2.0 कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन A का है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 7 - x⁴ 1/4 फॉफ निकालना है आपको इसका। फॉफ, तो फॉफ का मतलब क्या होता है? फॉफ x का मतलब होता है f के अंदर f(x) डाल देना, f के अंदर f(x) डाल देना। तो f के अंदर ही f(x) डाल रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा आराम से बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। 7 - x⁴ 1/4 ये आपका f(x) था। f के अंदर f(x) डाल रहे हैं, f के अंदर f(x) डाल रहे हैं आप। f(x) का जगह क्या ले लेगा? 7 - x⁴ का पावर 1/4 आ रहा है, ले लेगा किसके अंदर? f(x) के अंदर। तो दैट इज़ क्या आ जाएगा? 7 - x के जगह ये वाला चीज़ डालना है मुझे। ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा चीज़ मैं रेड से सर्कल कर दे रहा हूँ। ये पूरा चीज़ मुझे इस x के जगह पे डालना है, ठीक है। तो कैसा डाल देंगे? मतलब हो जाएगा 7 - x⁴ का पावर 1/4, ठीक है। ये तो x का वैल्यू हुआ और उसका पावर क्या था? देखिए ये वाला 4 था और बाद में कितना था? पावर 1/4 था। समझ गए? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1/4 है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पे जो 4 है, 4 से 4 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 7 - x⁴ का पावर 1, तो 1 तो उतना ही होता है। दैट इम्प्लाइज यहाँ बचेगा 7 - x⁴ बचेगा और उसका पावर है 1/4। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 7 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -7 + x⁴ और उसका पावर होल 1/4, ठीक है। तो यहाँ से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का पावर 4 और उसका पावर हो जाएगा 1/4। फिर पावर कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पता होगा एक्सपोनेंट का रूल है ये। 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x⁴ जो कि आएगा x, यानी फॉफ x आपको आ गया कितना? x, ठीक है। इसको ठीक से लिख देते हैं, फॉफ x आ गया आपको x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 1 2/11 + tan 7/24 = tan 1/2। तो tan x + tan y पर है ये। tan 1 x + tan 1 y का फॉर्मूला क्या होता है? tan 1 x + y/1 - xy। कब? जब xy का प्रोडक्ट <<1 हो तब। xy का प्रोडक्ट <<1 हो तब। तो देखिए प्रोडक्ट कीजिए, 2/11 × 7/24 करेंगे, 2/11 × 7/24 करेंगे तो डेट इज आएगा 14 और 11 4 जा 44, 22 22 और 4 26। तो ये बिल्कुल 1 से छोटा है, तो यानी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देंगे। tan 1 x + y का फॉर्मूला, x + y 2/11 + 7/24 by 1 - 2/11 × 7/24, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम हम जानते हैं यहाँ पे 11 × 24 ही एलसीएम आएगा। 11 से 24 कट गया तो 11 से 11 कट गया, 24 2 जाए हो जाएगा 48 + 24 से 24 कट गया 11, 11 7 जा 77। यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा, 11 × 24 ही आ जाएगा। तो यहाँ 1 की जगह आ जाएगा 11 × 24 माइनस ये दोनों सेम, 11 × 24 11 × 24 ऊपर भी सेम हो जाएगा, 7 2 जा 14। फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। = हो जाएगा tan 1। देखिए 11 24 तो ऐसे भी कट रहा है, 40 और 77 जोड़ दीजिए, 8 7 15 हो जाएगा, 7 4 11 11 और 1 12 125 और यहाँ हो जाएगा 11 × 24 कितना मैंने जोड़ा था, इंटू किया था 264। तो 264 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 14। तो क्या बच रहा है? tan 1 125/05 250। तो 250 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1/2 बच रहा है। दैट इज इम्प्लाइज आ जाएगा tan 1 1/2। क्या यही लाना था? बिल्कुल, tan 1 1/2 जो कि RHS में लाना था। ये LHS मैंने लेके चला था, ठीक है। और यहाँ पे आपको RHS आ चुका है, तो प्रूव हो चुका है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड dy by dx इफ़ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। तो देखिए y इक्वल टू दिया एक्स टू दी पावर x, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो चूँकि इसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल है इसलिए log लेना पड़ेगा। log y इधर भी ले लेंगे log x टू दी पावर x। तो पढ़े होंगे कि log m का पावर n रहता है तो n log m हो जाता है, ऐसा पढ़े होंगे। तो यहाँ पे x log x हो जाएगा और log y हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का हो जाएगा dy by dx। यहाँ u भी लगा देंगे, u भी में है तो u को छोड़ देंगे, dy by dx करेंगे log x का, फिर प्लस log x को छोड़ देंगे, dy by dx करेंगे x का। ठीक है, तो x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/y dy by dx हो गया, x यहाँ से कट जाएगा। तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y जो यहाँ नीचे है प्रोडक्ट होने चला जाएगा, 1 प्लस log x हो जाएगा यहाँ पे। तो dy by dx इक्वल टू y हमने क्या माना था, देखिए y के वैल्यू x टू दी पावर x है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे x टू दी पावर x और 1 प्लस log x। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, y का वैल्यू x टू दी पावर x आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलना चाहिए यहाँ पे, क्या बोलना चाहिए उसको, सर्कल बोलना चाहिए। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का डिफरेंस रेट चेंज निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है सर्कल का। तो मुझे निकालना है dc बाई dr, इसी को बोल रहा है वो रेट चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, dc बाई dr। ठीक है, तो मतलब dc बाई dr मतलब इसका डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू, क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो 2π कांस्टेंट हो जाएगा और रेडियस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, r का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी dc बाई dr आ जाएगा आपको 2π हो जाएगा। तो dc बाई dr r का वैल्यू जब 5 पे लाना है तो r तो यहाँ है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2π आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और संभावना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ स्फेयर भी बोल सकता है। यहाँ पे वो क्वेश्चन देने वाले ने कुछ गलती कर दिया, स्फेयर ही सर्कल क्लियर नहीं किया। तो अगर स्फेयर है तो स्फेयर का सर्कमफेरेंस मतलब सरफेस एरिया एक तरह से वो क्या होता है, स्फेयर का होता है 4πr² होता है, पढ़े होंगे 4πr²। तो यहाँ से अगर dc बाई dr करेंगे तो 4π और r² का हो जाएगा 2r। अब dc बाई dr हम चेक कर देंगे, जब r का वैल्यू हो जाएगा 5 तो हो जाएगा 4π इंटू 2 इंटू r का वैल्यू 5 हो जाएगा, डेट इज़ हो जाएगा 5 2 10 10 4 40π। तो आप कमेंट में बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, स्फेयर या सर्कल। तो मुझे लगता है कि सर्कल से ज़्यादा यहाँ स्फेयर की संभावना ज़्यादा है, 45 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट रूट इंटीग्रेशन कॉटेक्स। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कॉटेक्स dx है, तो कॉटेक्स को आप लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स। अब यहाँ नीचे वाला जो साइन x है उसको पुट कर लेंगे, साइन x को मान लेंगे z। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे dz। ऊपर दिख रहा है cos x dx तो उसको मैं dz लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ cos x dz आया है, और साइन x को मैं z लिख सकता हूँ। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z होता है प्लस c, और z की जगह पे आपने क्या यूज किया है, log sin x, यहाँ पे sin x हो जाएगा। तो cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sin x। उसी तरह से आप tan x का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, tan x का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो tan x का आ जाएगा क्या, माइनस log cos x, log माइनस cos x आ जाएगा, या इसको आप log sec x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस। इन दोनों पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
दो स्ट्रेट लाइन, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन दोनों दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको पता है, कार्टेशियन में पता है, अगर आप कार्टेशियन पता है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे मैं बता देता हूँ कि इसका वेक्टर फॉर्म में कॉस थीटा होता है b1 डॉट b2 बाई मॉड b1 मॉड b2 और उसका होल मॉड होता है। अब b1 b2 क्या है, तो देखिए जो लाइन है इसमें ये जो लैम्डा के बाद लगा हुआ यही b1 वेक्टर होता है और ये b2 वेक्टर होता है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको b1 डॉट b2 करना है पहले, तो पहले ही आप b1 डॉट b2 निकाल लीजिए। b1 डॉट b2 मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप को डॉट करना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप से, ठीक है। तो i कैप को i कैप से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2j कैप 2 2 जा 4 हो जाएगा क्योंकि j डॉट j 1 होता है, 2k कैप 6k कैप 6 2 जा हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 4 3 7 12 7 19। b1 डॉट b2 आ गया 19। b1 का मॉड अगर निकालेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऑप्शन का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 4 8 1 9 रूट 9 आएगा 3। उस तरह b2 का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, यानी हो जाएगा 49 का रूट आ जाएगा 7। तो अब आ जाइए फॉर्मूला पे, तो कॉस थीटा बराबर अभी मैंने क्या लिखा था b1 डॉट b2 बाई b1 का मॉड b2 का मॉड का होल मॉड। तो b1 डॉट b2 कितना निकला है 19 निकला है, b1 का मॉड आया 3 और b2 का मॉड आया है 7, तो कितना आ जाएगा 19/21, यानी कि आपका आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 19/21। तो थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कॉस इनवर्स 19/21, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कॉस में 19/21 कब आता है, ठीक है। हम लोग जो टेबल पढ़े हैं उसमें 0 30 45 60 इस तरह पढ़े हैं। ऐसे एक टेबल भी होता है कॉस थीटा का जिसमें पॉइंट वाइज का वैल्यू एग्जैक्ट वो एंगल बता दिया जाता है, तो खैर वो टेबल अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ़ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 PA/B 2/5 है, तो इवेल्यूएट करना है PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू कितना दिया PB के बराबर, यानी ये 5/13 है और PB भी कितना है 5/13 है, इससे अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको PA/B कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है, तो यहाँ से PA कितना निकाल सकते हैं आप, यहाँ से जब आप PA निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस इंटू हो जाएगा तो 5/26 हो जाएगा। PA आपको पता चल चुका है, PB आपको पता है, PA/B पता है, ठीक है। तो PA/B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बाई PB होता है, ठीक है। P इंटरसेक्शन B बाई PB, P इंटरसेक्शन B मालूम है वही तो निकालना है, PA/B मालूम है ना 2/5, P इंटरसेक्शन B मालूम नहीं है, तो PB का वैल्यू तो मालूम है 5/13, तो 5/13 क्रॉस इंटू हो जाएगा 2/5 से 5/13 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B यहाँ बच जाएगा, तो 5 यहाँ से कट जाएगा, दैट इम्प्लाइज P इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा 2/13 आ जाएगा आपका आंसर। तो PA का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ज़रूरत पड़ेगा जब मान लीजिए वो पूछ देता, मान लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ देता कि PB/A निकालिए, PB/AB निकालिए, तो PB/A का फॉर्मूला क्या होता है PA इंटरसेक्शन B बाई PA। तो PA इंटरसेक्शन B कितना है 2/5 है और PA आपको कितना निकला है 5/26 है, तो ये पलट जाएगा यहाँ पे, तो 2/5 इंटू 26/5 हो जाएगा, यानी 52/25 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का वैल्यू तो 2/13 आया ना, तो यहाँ पे 2/13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/13 हो जाएगा, 13 2 जा हो जाएगा 26, तो आ जाएगा 2 2 जा 4/5। तो कोई भी दुनिया का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे PB/A कितना आ जाएगा 4/5। P इंटरसेक्शन B का वैल्यू 2/13 यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। मैंने ये वाला यूज़ कर लिया था, इसके लिए सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन B
ठीक है, जो कि आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए क्यू लाना है। तो इसमें आपको ऑपरेशंस लगाने होंगे। तो ऑपरेशन लगाने से पहले थोड़ा आंसर के बारे में सोच लेते हैं कि ए क्यूब आपको लाना है। क्या लाना है? ए क्यूब। तो ऑब्वियस है ए क्यू कैसे आया होगा, जरूर कोई कभी कॉमन आया होगा। ए हो सकता है ए क्यू ही कॉमन आया हो, क्या पता। तो अब पहले कॉमन के बारे में सोचेंगे। तो देखिए पहला कॉलम से कॉमन आ रहा है ए, दिख रहा है आपको? ए कॉमन आ रहा है कि नहीं, वो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ए आप पहले क्या ले लीजिए, कॉमन फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। फिर यहाँ पे बच रहा है ए प्लस बी, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b। यहाँ बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है। तो देखिए 1 जैसे ही मिल जाए आप 1 0 0 करने का कोशिश कीजिए, 1 0 0 करने का कोशिश करेंगे। तो 1 0 0 कैसे करेंगे? तो देखिए इस 2 को 0 करना है, तो 2 में से अगर 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। किसके मदद से करेंगे? R1 की मदद से। R2 को अगर 0 करना है तो R1 की मदद से करेंगे। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, है ना। इसका डबल कर देंगे, 1 का डबल करके 2 में से 1 का डबल घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यही चीज़ R3 में भी करेंगे। R3 टेंस टू क्या लिख देंगे, R3 माइनस 3R1 लगा सकते हैं। तो देखिए क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ए पहले ही कॉमन ले लिया है। ठीक है, हमने R1 को तो छेड़ा नहीं है, तो R1 तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा सा सोचिए, 2 में से इसका डबल घट रहा है तो 0 आ जाएगा। 3a प्लस 2b में से 3a प्लस 2b में से आपको 2a प्लस b घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b हो जाएगा। 3a में 2a घटेगा तो a बचेगा, 2b में 2b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा। उस तरह से 4a 3b प्लस 2c में 2a 2b 2c घटा देना है। 4a में से 2a घटेगा तो 2a बचेगा, 3b में से 2b घटेगा तो प्लस b बचेगा, 2c में से 2c घट जाएगा तो 0 बचेगा। तो 0 हटा दीजिए, 0 को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। उसी तरह तीसरा में देखिए 3 में से इसका तिगुना घटेगा तो 0, 6a में से इसका तिगुना घटाना है, यानी 3a और 3b को घटाना है। 6a में से 3a घटेगा तो क्या बचेगा, 3a, 3b में से 3b घटेगा तो 0। उस तरह 10a में से इसका 3a, 10a में से 3a घटेगा तो 7a बचेगा, 6b में से 3b घट जाएगा तो आ जाएगा आपको 3b, 3c में 3c घट जाएगा तो 0। थोड़ा सा आप रफ वर्क करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जो ऑपरेशन लगाया है मैंने। ठीक है, अब जैसे ही 1 0 0 आता है, 1 0 0 आता है तो इसका रो और इसका कॉलम क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये चारों चीज़ बचता है, पढ़े होंगे आप लोग। यानी ये चारों चीज़, ये जो चारों यही बचेगा आपको। ठीक है, तो इसी को लेकर के बना देना है, ए आ जाएगा आपको। तो डिटर्मिनेंट यही दोनों, यही चारों बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए के साथ इंटू हो रहा है 7a प्लस 3b, अब माइनस 3a के साथ इंटू हो जाएगा 2a प्लस b। ओके, तो यहाँ देखिए a है, यहाँ से a से इंटू कर देंगे तो 7a स्क्वायर हो जाएगा, a को 3b से करेंगे तो 3ab हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3a को b से करेंगे तो माइनस 3ab हो जाएगा, 3ab यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया a, 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर बचेगा, और a स्क्वायर इंटू a क्या आ जाएगा, a क्यू। ये आपका RHS लाना था। देखिए क्या लाना था आपको, a क्यू भी लाना था। ठीक है, इस तरह से आप सोच करके इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करें आप। चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का। तो x इक्वल टू a पर आपको चेक करना है। मुझे लगता है यहाँ पे फिर से बोर्ड ने गलती कर दी है, x इक्वल टू a नहीं होगा, x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू a नहीं हो सकता है, x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले f0 निकालेंगे। तो f0 पे क्या दिख रहा है, 0 ही आंसर दिख रहा है। अब LHL निकालेंगे आप। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो माइनस मैंने जीरो के लेफ्ट, तो देखिए यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब जीरो नहीं होगा तब, तो जीरो माइनस का मतलब जीरो के लेफ्ट का बात हो रहा है, जीरो जब नहीं है तब फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स साइन वन बाई एक्स हो जाएगा, एक्स साइन वन बाई एक्स हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही जब एक्स लिमिट का वैल्यू एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो पुट कर ही सकते हैं, ऊपर में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। उसी तरह से आर एच एल भी निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस आएगा एफ एक्स, जो कि हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स, यही फंक्शन हो जाएगा जीरो प्लस पे भी, क्योंकि जीरो नॉट इक्वल टू पर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो एल एच एल, आर एच एल और एफ जीरो तीनों इक्वल, तीनों क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस लिख देंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन 2x बाई साइन 5x साइन 3x। इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 से इंटू कर दें तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या होगा, एक और जुटेगा 8x आएगा, एक और 2x आएगा, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, प्लस भी आ जाएगा, तो प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए ये तो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है साइन 5x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, आई इक्वल टू, अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बड़ा ही फेमस फार्मूला है। ठीक है, तो साइन ए मतलब साइन 5x इंटू कॉस बी यानी कॉस 3x माइनस कॉस ए यानी कॉस 5x इंटू साइन बी यानी साइन 3x, और नीचे क्या दिख रहा था, नीचे था साइन 5x इंटू साइन 3x। ठीक है, dx, साइन 5x 3x को दोनों हिस्से में बांट देंगे, तो और अलग अलग इंटीग्रेट भी लिख देंगे, साइन 5x कॉस 3x बाई हो जाएगा साइन 5x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 5x इंटू साइन 3x बाई साइन 5x इंटू साइन 3x, ऐसा लिख देंगे, और अलग अलग इंटीग्रेट भी दे देंगे, यहाँ भी dx लिख लीजिए। तो ये क्या कट रहा है, साइन 5x कट गया, यहाँ से cos 5x कुछ कट रहा है क्या, साइन 3x कट गया। ओके, तो cos बाई साइन यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन cot 3x dx बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, cos बाई साइन cot 5x dx बच रहा है। अब cot 3x का इंटीग्रेशन क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है, cot x का इंटीग्रेशन मैंने लिखा था log sin x, तो log sin 3x हो जाएगा, चूँकि इसका थीटा में 3 से इंटू है, इसका थीटा में 3 से इंटू है, इसलिए हम लोग 3 से यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी हो जाएगा log sin 5x बाई हो जाएगा 5 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 log sin 3x माइनस 1/5 log sin 5x। ठीक है, प्लस c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। कल भी पिछले सेट में भी मैंने इसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया था कि अगर 0 से a, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स रहता है तो इसको अप्लाई कर देते हैं, एफ ए माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, एफ ए माइनस एक्स करते हैं, 0 से a में a और 0 को जोड़ देंगे तो a आएगा और x को घटा देंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हम लोग करेंगे, 4 + 0 4 हो जाएगा। पहले इसको i ले लेते हैं, 0 to the 4 √x बाई √x + 4 माइनस एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, 0 से 4। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी की बात किया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to 4 4 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो x का जगह क्या ले लेगा, 4 माइनस एक्स, यहाँ भी x का जगह हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और यहाँ x का जगह हो जाएगा 4 पहले से था और 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 to the 4 और यहाँ dx भी हो जाएगा 4 माइनस एक्स बाई ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, बचेगा प्लस रूट एक्स ही बचेगा dx। ये इक्वेशन हो गया 2। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को जब ऐड कर देंगे तो i और i लेफ़्ट साइड हो जाएगा 2i, और राइट साइड में देखिए दोनों का बेस अगर मैं लिखूँ इसे 0 to the 4 रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स बाई रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, यही है। तो दोनों का एलसीएम तो सेम है, एलसीएम सेम है, तो रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ भी क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन का ऐड बिल्कुल सिंपल सा, और ये कटना तय है, तो आ जाएगा आपको कितना, 2i इक्वल टू आ गया 0 to the 4 और dx, जिसमें dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लिमिट हो जाएगा 0 से 4, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 4, तो i इक्वल टू हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, तो i का वैल्यू हो जाएगा 2। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से आप बना सकते हैं प्रॉपर्टी लगा करके। प्रॉपर्टी ही आपके एग्जाम में पूछेगा, यही प्रॉपर्टी ज़्यादातर पूछने का पूरा चांस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सॉल्व y dx माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी वाई। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, y dx माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स अलग करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है सेपरेबल हो, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, x माइनस 2y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। क्या सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि x देखिए सिंगल जगह पर है, तो लीनियर का फॉर्म होता है, एक तो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, जिसमें y सिंगल दिखता है, जिसमें x सिंगल दिखे उसका फॉर्म होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। एक्स सिंगल दिखेगा तो ये हो जाएगा, तो मुझे डी एक्स बाई डी वाई, देखिए इस फॉर्म में मैं ला के दिखा रहा हूँ, डी एक्स बाई डी वाई चाहिए तो डी एक्स यहाँ और डी वाई को यहाँ भेज दीजिए, और x माइनस 2y स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा, y को डिवाइड कर दीजिए दोनों में, x बाई वाई माइनस 2y बचेगा, 2y बचेगा, ठीक है। x बाई वाई को इधर ले, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई, इसको 1/y ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और इक्वल टू माइनस 2y। तो देखिए ये फॉर्म में आ गया, पी एक्स के फॉर्म में, देखिए पी एक्स है ना, तो p का वैल्यू 1/y है, तो p का वैल्यू है यहाँ पे 1/y, और q का वैल्यू है माइनस 2y, फॉर्म में आ गया, ये देखिए ये फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है। चलते हैं अब इसके आगे क्या प्रोसेस होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर p dy यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p मतलब 1/y dy, तो e टू दी पावर 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y हो जाता है, और e का पावर log y बचेगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y। अब लिखते हैं उल्टा, x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और dy हो जाएगा यहाँ पे। तो x इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, y आया है, q आपको कितना है माइनस 2y, और डी आई एफ कितना आया, y आया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा xy इक्वल टू माइनस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy, ठीक है। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³/3 प्लस c, यहाँ पे हो जाएगा xy, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, xy इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3 y³ प्लस c, ओके। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये इस फॉर्म के लिए ये है, लेकिन जब ये ऊपर वाला फॉर्म रहेगा तब होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ होता है, ओके। ये फॉर्म होता है किसके लिए, ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए हो जाएगा x इंटू आई एफ
इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है। फाइंड, दो क्वेश्चन है, मॉड ए निकालना है आपको, ए डॉट बी निकालना है और ए क्रॉस बी, 3 क्वेश्चन है आपको। तो बड़ा आसान है। देखिए मॉड ए निकालना है तो सीधा ए वेक्टर का मॉड निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। 1 आई कैप है, 1 जे कैप है, 1 के कैप है, तो हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा √3। मॉड ए आ गया √3। फिर आपको ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट करना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप करना है। डॉट बड़ा आसान होता है। देखिए आई को आई से ही डॉट करना है। 1 1 जा हो जाएगा 1, जे कैप का कोएफिशिएंट है 1, 2 जे कैप का कोएफिशिएंट 2, तो 2 1 जा हो जाएगा 2 और 3 1 जा हो जाएगा 3, 3 2 5 1 6, यानी ए डॉट बी आ गया 6। ठीक है, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ये पहला कैंसर आ गया, ये दूसरा कैंसर आ गया, अब मैं बना रहा हूँ तीसरा। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे आई जे के लिख लीजिए। ए वेक्टर का कोएफिशिएंट कौन है? 1 1 1 है। बी वेक्टर का कोएफिशिएंट है 1 2 3 है। बस इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर देना है। यहाँ पे होगा आई कैप माइनस यहाँ पे हो जाएगा जे कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा के कैप। तो आई कैप के लिए देखिए इसका रो कॉलम हटा देंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा। जे कैप के लिए मैं माइनस देता हूँ बीच में ताकि उल्टा ना करना पड़े। जे कैप के लिए देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, के कैप के लिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 3 में 2 गया तो 1 आई कैप, 3 में 1 गया तो 2 जे कैप, 2 में 1 गया तो के कैप। यही आपका आ गया ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी का मॉड पूछा था? नहीं, ए क्रॉस बी ही पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, क्वेश्चन नंबर 14। ए मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी जाना जाता है कि 4 बार में वो 3 बार सच बोलता है। ठीक है, ही थ्रो ए डाइस, उसने एक डाइस फेंका, एंड रिपोर्ट्स डैट इट इज़ ए 6, और उसने रिपोर्ट किया कि ये 6 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ एक्चुअली ए 6? क्या प्रोबेबिलिटी वो एक्चुअली 6 है? यानी एक्चुअली 6 होने का मतलब वो सच बोल रहा है। एक्चुअली 6 आया मतलब सच बोल रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 इवेंट बनता है, E1 की स्पीक्स ट्रूथ। E1 बनेगा कि 6 अकर मैंने 6 आया। ठीक है, और E2 हो जाएगा C डज नॉट अकर, 6 डज नॉट अकर। ठीक है, तो PE1 निकाले। एक्चुअली ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम से इसको बनाएंगे। तो बेस थ्योरम में देखिए कैसे इवेंट बांटते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए PE1 मैंने 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है। सबको पता है, बचपन से आप पढ़ा रहे हैं कि एक डाइस में 6 एक ही होता है और टोटल सैंपल पे 6 होता है। तो PE2 क्या होगा? 6 नहीं आने का क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। 6 नहीं आने का क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो बोला है कि ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स इट इज़ ए 6, तो यही स्पेशल इवेंट हो जाएगा। ए ही रिपोर्ट्स इट इज़ 6, उसने रिपोर्ट किया कि ये 6 है, यानी उसने सच बोला। यानी कि क्या उसने क्या बोला? टेल ट्रुथ, सच बोला। तो पूछ रहा है कि क्या जरूर मतलब कि एक्चुअली 6 आया होगा, यानी कि ए का रिलेशन ई से E1 से पूछ रहा है, यानी वो पूछना चाह रहा है PE1/A पूछना चाह रहा है। समझ रहे हैं कि 6 एक्चुअली हुआ जबकि उसने रिपोर्ट किया 6, यानी पहले देखे नीचे वाला हमेशा ऑलरेडी हो चुका होता है, यानी उसने रिपोर्ट कर चुका है कि 6 आया है। तो एक्चुअली 6 आया मतलब वो सच बोलना चाह रहा है। एक्चुअली 6 आया मैंने E1 मैंने माना कि एक्चुअली 6 आया, E2 मैंने माना 6 नहीं आया है। तो PE1/A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PE1 इंटू PA/E1, और यहाँ हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये होगा ना बेस थ्योरम।
ठीक है। अब देखिए P(E1) मैंने निकाला था 1/6, ठीक है। PA/E1, थोड़ा A/E1 के बारे में सोचिए। ए क्या हुआ, ए का पूछ रहा है जबकि E1 हो चुका है, ए का पूछ रहा है जबकि E1 हो चुका है, मतलब कि उसने रिपोर्ट किया 6 जबकि E1 हो चुका है, यानी एक्चुअली 6 आया है, यानी उसने सच बोला है। समझ रहे? फिर से मैं बता दूं, ए का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है जबकि ये ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ऑलरेडी क्या हो चुका है कि 6 आ चुका है, और पूछ रहा प्रोबेबिलिटी कि उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है, यानी कि 6 आ चुका है, यानी सच जाके बोला वो। तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3 आउट ऑफ 4, 3/4 नहीं सच बोल रहा है, 4 में से 3 बार सच बोल रहा है। तो PA/E1 का वैल्यू हो जाएगा 3/4, PA/E1 हो जाएगा 3/4। उसी तरह से PA/E2 हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? झूठ बोलना, 4 में से 1 बार झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो बस सेट कर दीजिए यहाँ पे 1/6 इंटू 3/4 हो जाएगा, प्लस PE2 1/6 हो जाएगा। और PA/E2 मतलब A/E2 कहने का मतलब अभी मैंने बताया कि ए का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि E2 हो चुका है। E2 हुआ है कि 6 नहीं आया है, लेकिन उसने रिपोर्ट कर दिया कि 6 आ चुका है, यानी उसने झूठ बोला। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4। 3 में से 4 में से 1 बार झूठ बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3/24, यहाँ पे हो जाएगा 3/24, यहाँ हो जाएगा 1/24। काटना नहीं है, कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? देखिए यहाँ पे जोड़ना बहुत आसान है, 314/24 हो जाएगा, 24 यहाँ से कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा कितना? 3/4, यानी PE1/A आ गया आपको 3/4 आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा तब को समझ आ जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। सेक्शन सी में आपको ये सॉल्व करना है जिसमें आंसर एनी 3 करना है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो ये बड़ा मार्क्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको इसको प्रोडक्ट करके आपको सॉल्व करना है। इन दोनों को प्रोडक्ट बोल रहा है, यूज़ द प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट करके सॉल्व कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक्चुअली ये दोनों का जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसी का ऑप्शंस आ जाएगा जब आप प्रोडक्ट करेंगे। मैं करके देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पर इस तरह से शॉर्टकट्स ले रहा हूँ। इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 - 1 2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए x नहीं है तो 0, y का जगह 2 है, और z का ऑप्शन है -3, इधर x का ऑप्शन है 3, इधर है -2, इधर है 4, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट आएगा। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि इस फंक्शन को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। ये जो तीनों सिस्टम लीनियर इक्वेशन है उसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, 0 2 -3 और 3 -2 और 4, और यहाँ पे हो जाता है x y z, और यहाँ हो आएगा आपको 1 1 2। एक्चुअली ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, जब हम इसको इनटू करेंगे तो यही फंक्शन यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो उल्टा भी कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए a का काम करेगा, ये मेरे लिए x का काम करेगा, और ये b होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ax = b। तो x = क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। तो 1/a को इन्वर्स बोलते हैं, x = यहाँ क्या हो जाएगा? a इन्वर्स b। यानी अगर आपको x सॉल्व करना है तो a इन्वर्स को b से क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट a एट जॉइंट a, ये होता है। तो डिटर्मिनेंट a निकालिए, तो a को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे ताकि ये भी काम आ सके, ठीक है, क्योंकि इसका काम है यहाँ पर। अब देखिए a जो है, a ले लीजिए, क्या लिखा है? 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। इस क्वेश्चन में गलतियाँ बहुत होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो इससे आप बच के ध्यान से करें। 5 नंबर आपको लाना है तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए पहले निकालेंगे, तो 1 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको पकड़ते हैं, फिर ये माइनस ये करते हैं, 4 2 = 8 हो जाएगा, 3 2 = -6, +6 आ रहा है लेकिन लिखेंगे उसका उल्टा साइन -6। फिर देखिए बीच वाले के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा।
4 0 जा 0 हो जाएगा, 3 3 जा -9 आएगा लेकिन लिखेंगे +9, फिर +2, 2 के लिए हो जाएगा 0 2 जा 0, 3 2 जा -6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 में 6 किया तो 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 1 0 + 9 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 0 6 -12 हो जाएगा, 9 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 - 12 कितना आ जाएगा -1। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया -1 आ गया। अब आपको निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर के लिए आप पहले बनाइए C11, इसको C11 C12 C13 एलिमेंट बोलते हैं। तो C11 के लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्चुअली कैसे पॉजिटिव होता है? -1 का पावर 1 + 1 हो जाता है, जो कि पॉजिटिव 1 होता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ सीधा पॉजिटिव। और यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखेंगे। कौन सा डिटरमिनेंट होगा इसका? तो C11 मैंने इसका रो और इसका कॉलम हटा देंगे तो ये चारों बचेगा, -2 -2 लिख लीजिए, 2 -2 -3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जा रहा है लेकिन लिखेंगे -6 उल्टा साइन, 8 - 6 हो जाएगा 2, तो C11 आ गया 2। उसी तरह से आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, C12 C13, ठीक है। तो C12 निकालेंगे तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, -1 का पावर ऑड हो जाएगा नेगेटिव, और C12 का रो और कॉलम हटा देंगे तो 0 3 -3 4 बचेगा, 0 3 -3 4, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 4 0 से 0, 3 3 जा -9 +9 लिख देंगे तो आ जाएगा आपको -9। फिर C13 निकालेंगे, C13 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 13 मैंने ये 2 एलिमेंट, ये जो 2 दिख रहा है ना, उसका रो कॉलम हटा देंगे तो 0 3 2 -2 आ जाएगा, तो प्लस 0 हो जाएगा, 3 2 जा -6 हो जाएगा, ठीक है। समझ ना, बीच में फॉर्मूला का माइनस होता है इसलिए -6 लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। इसी तरह से अब C21 की बारी, किसकी बारी? C21 की बारी। तो C21 जब हम लोग लिखेंगे तो C21 मतलब हो गया ये 0, ठीक है, 0 एलिमेंट, तो C21 का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 का रो और कॉलम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा -1 -2 2 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस, और 4 1 जा -4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे -4 लेकिन लिखेंगे +4, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर C22 की बारी, C22 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, C22 का एलिमेंट कौन है? ये वाला एलिमेंट है जिसका रो कॉलम हटा देंगे तो 1 3 2 4 हो जाएगा। इस तरह आप लिख के करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो प्लस 4 1 जा 4 -6 हो जाएगा, दैट इज़ आएगा -2। C23 की बारी, C23 का साइन नेगेटिव हो जाएगा, 2 3 मतलब ये एलिमेंट -3, इसका रो कॉलम हटा देंगे तो आ जाएगा 1 3 -1 -2, तो डेट इज हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2 1 जा -2 हो जाएगा, 3 1 जा -3 लेकिन लिखेंगे +3, 3 में 2 गया तो 1, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब C31 की बारी, C31 की बारी, C31 की बारी। तो C31 के लिए फिर से इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 1 मिनट। तो ये देखिए ये नीचे आ गया। अब देखिए C31 सॉल्व करेंगे, C31 का एलिमेंट कौन है? C31 का साइन हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि 3 1 ऑड होता है, ठीक है। 3 1 3 और +1 4 आ जाएगा जो कि ऑड हो, इवन होगा, सॉरी इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 1 का एलिमेंट हो गया ये 3, इसका रो कॉलम हटा देंगे -1 2 और 2 -3 हो जाएगा, दैट इज़ आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा आपको -1। फिर C32 की बारी, C32 में नेगेटिव साइन होगा, 3 और 2 जोड़ दीजिए 5 जो कि ऑड है तो इसलिए नेगेटिव। 32 मतलब ये एलिमेंट -2 वाला, तो इसका हो जाएगा 1 0 और 2 -3 हो जाएगा। जिस एलिमेंट की बात करते हैं उसका रो और कॉलम हटा देते हैं तो 4 एलिमेंट बचता है, वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, -1 -3 2 0 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको 3। फिर C33 की बारी, 33 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 4 वाला एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 0 -1 2 डैट इज़ प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2 -0 तो डैट इज़ आ जाएगा 2। तो ये सारे कोफैक्टर्स तैयार हो गए। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए, ADJ बोलते शॉर्ट में, एडजॉइंट ए बराबर ये सारे
एलिमेंट को एक मैट्रिसेस में पैक कर दिए और उसका लिख दीजिए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए शुरू से आपको पकड़ना होगा। यहाँ पे C11 आया तो देखिए 2 - 9 -6, 2 - 9 -6। फिर दूसरा सेट आया था 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1, और तीसरा आया था -132, -132। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए। मतलब ट्रांसपोज मतलब क्या था, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो कर देते हैं। तो कॉलम को पकड़ लीजिए, इसको रो बना दीजिए। ठीक है, दूसरा कॉलम पकड़ लेंगे, -2 -9 -2 3, फिर -6 -1 और 2। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या मैंने बोला, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट ए शायद -1 निकला था। देखिए डिटर्मिनेंट ए निकला था -1, ये दिख रहा है -1। तो डिटर्मिनेंट ए निकला था -1, तो 1/-1, और एडजॉइंट ए निकला है 2 0 -1 -9 -2 3 और -6 -1 और 2। तो -1 से * हो जाएगा तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, -2 0 1 हो जाएगा, 9 2 -3 हो जाएगा, 6 1 -2 हो जाएगा। ये आपको आया ए इनवर्स। अब निकालना है x। तो मैंने x बराबर क्या लिखा था, x बराबर लिखा था ए इनवर्स b लिखा था। x मतलब हो जाएगा यहाँ पे XYZ। ए इनवर्स निकला है आपको -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और b आपका क्या था। तो चलते क्वेश्चन की शुरुआत में। तो b आपको था, देखिए यही b था, 1 1 2 था। ठीक है, 1 1 2 1 1 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है इसका। ये तो यहाँ पे XYZ ही हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट करना, -2 को 1 से प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 0 × 1 प्लस हो जाएगा 0, 1 2 जा 2, इस तरह प्रोडक्ट करते हैं। फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 2 जा -6 हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और -2 2 जा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा XYZ, यहाँ हो जाएगा -2 से 2 कट गया 0, 9 2 11, 11 में 6 गया तो 5, 6 1 7, 7 में 4 गया तो 3। तो x का वैल्यू हो जाएगा 0, y का वैल्यू हो जाएगा 5, और z का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं, हो सकता है मेरा भी मिस्टेक हो। ठीक है, लेकिन बनता है इसी तरह से है। ठीक है, तो मिस्टेक्स पे आप बिल्कुल एकदम ध्यान से बनाइएगा अगर इसमें आपको 5 नंबर उठाना है तो। ओके, देखिए आप सही बना रहे हैं कि नहीं, ये वैल्यू सही है कि नहीं, मैं इसका एक तरीका भी बता सकता हूँ। तो देखिए ये जो पहला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वही आप उठा लीजिए, तीनों में वैल्यू पुट कर दिए XYZ का। तो देखिए आपको 1 आना चाहिए। पहला क्या था, x - y + 2z = 1। x - y क्या था, x - y + 2z = 1। तो देखिए x का वैल्यू 0, -5 + 2 × 3, तो -5 + 6, तो क्या आंसर आ रहा है आपको, 1 आ रहा है। RHS में 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आप बना रहे हैं। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो यानी मेरा आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसमें हायर डिराइवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो पहले fx कितना दिया हुआ, 41 -72x -18x² है। पहले आप f' निकाल लीजिए। तो 41 का 0 हो जाएगा, -72 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा -18 × 2x आ जाएगा। ठीक है, लगे हाथ डबल डिफरेंशिएशन भी निकाल लेंगे f'। तो इसका 0, इसका भी 0, और इसका हो जाएगा -18 × 2। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट जिस पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चलेगा कि मैक्सिमम कब है मिनिमम कब है, उसके लिए f' को हम लोग ले लेते हैं 0। f' से 0 ले लेंगे तो -72 और -36x = 0 हो जाएगा।
तो -72 इक्वल टू 36x हो जाएगा। तो x इक्वल टू आएगा कितना, -2 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आया, -2। अब ये x इक्वल टू -2 f डबल डैश x में पुट कर देंगे। तो f डबल डैश x चेक करने के लिए मैक्सिमम है कि मिनिमम। f डबल डैश x क्या आया, -36 आया है। f डबल डैश x के जगह पे -2 डाल देंगे तो x तो है ही नहीं, तो -36 आएगा जो कि लेस देन 0 है। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन 0 तो मैक्सिमम हो जाएगा। उल्टा होता है, लेस देन 0 तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मिनिमम। x इज मैक्सिमम एट किस पे, x इक्वल टू -2 पे। और आपको वैल्यू पूछा है तो एफ एक्स में डाल दीजिए -2। एफ एक्स आपका क्या था, एफ एक्स आपका था 41 - 72x - 18x²। 41 - 72x - 18x² था। f -2 यहाँ पे डाल दीजिए तो 41 - 72 इंटू -2 हो जाएगा, -18 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 41 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा यहाँ पे 36, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 18 4 जा कितना हो जाएगा 52, 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 415 448 185 - 72, डेट इज आ जाएगा 113 आ जाएगा। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये किसका इक्वेशन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। देखिए x² बाई 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y² बाई 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। और ये देखिए x के साथ बड़ा है वैल्यू, तो यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात हो रही है। किस एलिप्स की बात करिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात हो रही है, ठीक है। जिसमें ये मेजर एक्सिस है, ये इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो जो कि 4 है, तो यानी 0 ये 0 और ये 4 हो गया, 4 0 ये हो जाएगा और ये -4 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 0 0 3 हो जाएगा और ये 0 -3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी का क्या निकालना है, एरिया। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसमें ये y कहलाएगा। ये y किस कर्व को टच कर रहा है, एलिप्स का कर्व को टच कर रहा है। और इसका लिमिट अगर देखें हम एक सेक्शन का एरिया निकाल लें, एक सेक्शन का अगर हम एरिया निकाल लें इस सेक्शन का और उसको इंटू 4 कर दे, 4 से इंटू कर दें तो पूरा एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। अब इसमें लिमिट जो है 0 से कहाँ तक है, 4 तक है। 0 से लिमिट कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। इसी एरिया की बात हो रही है और यहाँ पे मैं स्ट्रिप लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा फाइनली वो हो जाएगा, आपको पहले तो 4 से इंटू करना है और लिमिट हो जाएगा 0 से 4, 0 से 4। मेरा एरिया रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 4। और ये जो स्ट्रिप है वो किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो y dx हो जाएगा, ठीक है। अब y कहाँ से निकालेंगे, एलिप्स से निकालेंगे। तो देखिए x² बाई 16, क्योंकि एलिप्स का ही नहीं ये कर्व है, ये कर्व स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, किस कर्व को टच कर रहा है, एलिप्स का कर्व को टच कर रहा है। तो यहाँ से y निकाल लीजिए, प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1, 16 ये 9 है, तो y² बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 - x² बाई 16 और y² बराबर हो जाएगा 9 इंटू 1 - x² बाई 16। और y निकालने के लिए यहाँ से y निकालने के लिए रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो यानी एरिया हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 0 से 4 और यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा 9 इंटू 1 - x² बाई 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। यही इंटीग्रेशन आपको इसका एरिया निकाल के देगा। तो 9 का रूट तो 3 होता है, तो 3 बाहर कर दीजिए, 4 3 जाए 12 हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा 0 से 4, अंडर में बच रहा है 1 - x/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको थोड़ा देर के लिए, और ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए a² - x², a² - x² का रूट इंटीग्रेशन dx का नहीं हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट a² - x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही होता है। यहाँ पे बस एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x/a, यस अब सही है।
ठीक है, अब यही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो इक्वल टू 12, पहले तो बाहर है 12, ठीक है। ए स्क्वायर x/2, एक्स कौन है, x/4 है यहाँ पे, तो x/4 और इसके साथ हो जाएगा 2 अंडर रूट, यही वाला चीज़ लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस x/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस a²/2, a तो 1 है तो 1 का स्क्वायर/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x है आपको क्या, x/4 और a आपको 1 और लिमिट हो जाएगा 0 से 4। ओके, तो यहाँ देखिए थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, x/8 हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस x/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे x/4 हो जाएगा और ये लिमिट हो गया 0 से 4, 0 to 4। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन तो हो चुका, 12 बाहर है, एक बार अपर लिमिट डालेंगे 4, तो 4 जैसे ही डालेंगे यहाँ पे 4/4 हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये 4/4 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे, जैसे ही 0 डालेंगे 0/8 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हाफ साइन इनवर्स 0, ये हो जाएगा इक्वल टू 12। साइन इनवर्स 1 होता है π/4, π/2 होगा, सॉरी π/2 हो जाएगा, माइनस साइन 0 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। तो यानी आ जाएगा 12 इंटू π/4 और 4 3 जा हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 3π। तो इसका फाइनल एरिया कितना आ जाएगा, 3π। इज दैट क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डैट द लाइन इतना एंड इतना। देखिए ये भी अधूरा क्वेश्चन है, इसमें ये बताया नहीं है कि ये लाइन क्या है, मतलब इस लाइन पर क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये लाइन या तो पैरेलल है नहीं तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर है मतलब 90 डिग्री, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये बोलता है कि कॉस क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0, तभी यहाँ से p निकल पाएगा। अब a1 a2 कौन है, ये देखिए a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, सॉरी ये a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है, ठीक है। तो बस इस पे सेट के परपेंडिकुलर केस में ही पूछा होगा। तो a1 a2 हो गया 3 इंटू 3p, b1 b2 हो गया 2p इंटू 1, c1 c2 हो गया 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3 3 जन 9p हो जाएगा, यहाँ पे 2p हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। 9 2p 11p और 10 जाके -10 हो जाएगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा -10/11। तो यही p होना चाहिए। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों का ये कंडीशन इसको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बोलते हैं। a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक LPP का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। इसमें मैक्सिमाइज निकालना है z इक्वल टू 4x प्लस वाई, और यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई लेस देन 50, ये सब्जेक्ट कांस्टेंट है, कंडीशन है। तो मैंने पिछली क्लास में इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो देखिए इसमें फिर इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x और y, एक बार x का वैल्यू 0, इसको थोड़ी देर के लिए x प्लस वाई को 50 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और 3x प्लस वाई को 90 मान लीजिए इक्वल टू 90। तो यहाँ से x इक्वल टू 0, तो y कितना मिलेगा बताइए। x 0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा 50, उस तरह y 0 डालेंगे तो x कितना मिलेगा 50 मिलेगा। अगर y 0 डाल देंगे तो x पे 50 मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 50 और 50 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उस तरह इस इक्वेशन का अगर हम निकालेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और इसी तरह y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x 3 से 90 डिवाइड होगा 30 आ जाएगा। तो इसमें कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 90 और हो जाएगा 30 0, समझ रहे हैं। अब इस कोऑर्डिनेट से हम लोग, और देखिए लास्ट में जो इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, x तो y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, यानी एक्सिस भी शामिल है। अब कोई एरिया बॉन्ड करना है, तो देखिए यहाँ पे आप बना लीजिए ग्राफ,
तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स लेना पड़ेगा। देखिए x का वैल्यू कितना है 0, 50, 30, मतलब 3 वैल्यू यूज़ हुआ है 0, 30 और 50, यही यूज हुआ है। y का वैल्यू देखिए क्या यूज़ हुआ है 50, 0, 90, मतलब 2 वैल्यू यूज़ किया 0, 50 और 90, 0, 50 और थोड़ा 90 ऊपर तक होगा, मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है 90, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट 0, 50, 0, 50 कौन है, यही वाला 0, 50 है, ठीक है। और 50, 0, 50, 0 यही है 50, 0। तो यहाँ से एक लाइन पास होगा, यहाँ से क्या पास होगा, एक लाइन पास होगा, ठीक है। और ये लाइन पहला वाला है जो कि होगा x + y, क्या था पहला वाला, लेस देन 50, इक्वल टू 50 नहीं लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 50 जो मेरा ओरिजिनल था, ठीक है। दूसरा ऑब्वियस है 0, 90 ये पॉइंट हो जाएगा और 0, 30, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। इससे कौन सा लाइन पास हो रहा है, इससे ये लाइन पास हो रहा है, देखिए ये लाइन पास हो रहा है। और इस लाइन का नाम क्या था, इस लाइन का नाम था 3x + y लेस देन इक्वल टू 90, 3x + y लेस देन इक्वल टू 90। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये दोनों लाइन। तो ओरिजिन मतलब 0, 0, तो x और y 0 डालिए तो यहाँ 0 लेस देन 90, क्या 0 90 से छोटा होता है, बिल्कुल 90 से छोटा होता है। तो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये ग्राफ इसका ओरिजिन को सेटिस्फाई करे, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा। उस तरह यहाँ डालिए 0 लेस देन इक्वल टू 50, क्या 0 50 से छोटा होता है, बिल्कुल 0 से 50 से छोटा होता है। तो ये भी ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा। तो ये दोनों लाइन अगर ओरिजिन की तरफ बढ़ेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये एरिया बॉन्ड हो रहा है कि नहीं, दोनों लाइन ओरिजिन की तरफ बढ़ेंगे तो ये एरिया बॉन्ड हो रहा है। अब इसमें देखिए 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक O है, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C दे दो। तो O तो आपको हो गया 0, 0, ठीक है। A आपको हो गया, देखिए x एक्सिस का पॉइंट है तो 30, 0 हो जाएगा। उस तरह C डिसाइडेड, देखिए 50 पे कट रहा है ना, तो 0, 50 हो जाएगा। क्या पता नहीं है, B का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। तो B पॉइंट कैसे मिल रहा है, ये दोनों लाइन को सॉल्व करने पे मिलेगा। ये दोनों लाइन को, यानी ये दोनों लाइन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अरे ये दोनों लाइन x + y = 50, x + y = 50 और दूसरा लाइन है 3x + y = 90। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो B पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कि सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, 50 - x आ जाएगा, इसको यहाँ डाल दीजिए y का जगह पे, 3x + y का जगह पे 50 - x डाल देंगे = 90। 3x में x किया तो 2x, एंड 50 जाके उधर 90 से घटेगा तो 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। x 20 आ गया तो y कितना हो जाएगा, 50 - 20, तो यानी y हो जाएगा 30, यानी पॉइंट हो जाएगा 20, 30, क्या हो जाएगा। अब चारों पॉइंट पता चल चुका है। अब हम लोग मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स और यहाँ z जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमाइज़ कित पे निकालना है, z = 4x + y पे, 4x + y पे। पॉइंट्स एक तो ओरिजिन था 0, 0 O नाम का, दूसरा पॉइंट था A था 30, 0, A था आपको 30, 0, तीसरा पॉइंट था C था आपको 0, 50, 0, 50 और आपको B था 20, 30, 20, 30 था ना जी, हाँ जी 20, 30 था। अब आपको Z निकालना है। तो Z जैसे ही 0, 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा, यानी Z का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ Z का वैल्यू, x का वैल्यू 30 डालेंगे, 4 × 30 + 0, y का वैल्यू 0, तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे 4 × 0 हो जाएगा प्लस y का वैल्यू 50 डाल देंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे z = 4 × 20 + 30, 80 + 30, 80 + 30 कितना हो जाएगा, 210। तो ये इसी पॉइंट पे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो लिख देंगे यहाँ पे मैक्स कितना पे मिला, मैक्सिमम वैल्यू है 210 मिला। और कितना पे, जब x का वैल्यू 20 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा, 30, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये रहा सेट 2 का सॉल्यूशंस। अगले क्लास में मैं सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे हिम्मत मिलेगी, आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें।